नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे शीट शेयरिंग को लेकर बैठक की, इंडिया और चीन के साथ होने वाले विवाद की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में 3 दिन तक इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। किस मुद्दे पर होगी बैठक, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। कि दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन की शीट शेयरिंग को लेकर जो 3 दिवसीय बैठक थी वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 7 जनवरी रविवार यानी आज से ये बैठक 9 जनवरी तक चलने वाली है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के बीच शीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू हो गया। इसे लेकर आज बैठक भी शुरू हो गई। बैठक में कई नेता मौजूद हुए, साथ ही इसके साथ ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस बैठक में पहुंचे। वहीं इस बैठक के बाद जेडीयू के साथ भी बैठक होगी। माना जा रहा है कि बिहार में 17 सीटें आरजेडी, 17 सीटें जेडीयू, 4 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें अन्य दलों को भी दी जा सकती हैं। बता दें कि दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन की शीट शेयरिंग की जो 3 दिवसीय बैठक है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यह बैठक 7 जनवरी से 9 जनवरी तक चलेगी और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। आपको कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। तो वहीं बांग्लादेश में इंडिया का डंका बज रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य कुमार। बांग्लादेश में आज यानी रविवार के दिन 12वां आम चुनाव हो रहा है, जिसके मतदान 5 बजे तक समाप्त हो गए हैं और मतदान जो है ये काफ़ी हिंसा के बीच रहा। आपको बता दें कि 10 जिलों में लगभग 15 से अधिक मतदान केंद्र आगजनी की हिंसा का शिकार हो गए। लेकिन बांग्लादेश का ये 12वें आम चुनाव का मतदान काफ़ी खास है, क्योंकि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो इस मतदान को लेकर पहली बार ये मतदान खास इसलिए है क्योंकि ड्रैगन यानी चीन और भारत पहली बार किसी मुद्दे पर सहमत हुए हैं और उन दोनों देशों की सहमति बनी है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार एक बार फिर से बने। क्योंकि आपको बता दें कि चीन इसलिए चाहता है कि शेख हसीना की सरकार बने क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की दोबारा सरकार बने और भारत बांग्लादेश का पुराना मित्र है, तो वो चाह रहा है कि शेख हसीना की सरकार बने और चौथी बार लगातार शेख हसीना की सरकार बन सकती है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि बांग्लादेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है तो उस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर कई आरोप थे भ्रष्टाचार के, जिनके कारण उन्हें नजरबंद किया गया है। तो इस कारण ही उनकी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत संभावनाएं ऐसी हैं कि शेख हसीना ही चौथी बार चुनाव जीतेंगी। और आपको बताएं कि शेख हसीना ने मतदान करने के बाद भारत के एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भारत जैसा देश हमारा मित्र है। 1975 के बाद जब हम लोग बेघर हो गए थे तो भारत ने हमें पनाह दी थी, काफ़ी सहायता की थी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि जब चीन और भारत किसी एक मुद्दे पर सहमत हुए हैं। हालांकि आपको बताएं कि कल यानी 8 जनवरी को चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो घोषित किए जाएंगे और तब जाकर ये जो धुंधली तस्वीर है वो साफ होगी कि बांग्लादेश में जो है पूर्णतः किसकी सरकार बनती है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आपके साथ आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सहारे अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियों की आपसी मतभेद लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद का भरोसा कौन दिलाएगा। अब आपको बता दें कि इसी ट्वीट के बाद से ही अखिलेश यादव के इस तरह के बयानबाजी के बाद बीएसपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दूसरे पे तंज कसने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। साथ ही
मायावती ने अपने बयान में उनके पिता मुलायम सिंह यादव के उस आशीर्वाद का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने संसद में मोदी के दोबारा पीएम बनने की कामना की थी। बीजेपी को आगे बढ़ाने और उनके संबंध रखने के मामले में उनका दामन ज्यादा दागदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा दलित विरोधी पार्टी भी है। मायावती ने जिस तरह से अखिलेश यादव पर तंज कसा है उसमें उन्होंने साफ ये कह दिया है कि बिना मतलब के लिए बीएसपी पर तंज कसने से बेहतर है कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ज्यादा साथ निभाते हैं बीजेपी के। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो वहीं बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक दिवसीय दौरा रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी हाई होते जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बलिया में अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिसकी सड़क हादसे में दुर्घटना में मौत हो गई थी, उनके तेरही में बलिया पहुंचे हुए थे, उनके गांव बिसुकिया में। वहां पर अखिलेश यादव ने एक मीडिया के सवालों पर, गठबंधन के सवालों पर कहा कि मायावती को अगर गठबंधन में आती हैं तो गठबंधन को और मजबूती मिलेगी। इस सवाल पे अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा। अखिलेश यादव ने इस तरह की जो बयानबाजी की है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव को मायावती की बातों पर भरोसा नहीं है। वहीं पर मायावती ने भी ट्वीट करके कहा है कि पहले अखिलेश यादव भी अपने गिरेबान में झांक ले। तो कहीं ना कहीं सियासी पारा धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है। अगर देखा जाए तो 2024 लोकसभा में जो गठबंधन है, इस गठबंधन में अगर क्या इसी तरह से अगर बयानबाजी होती रहेगी तो ये गठबंधन कितना मजबूत पड़ेगा, कितना भारी होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ऊपर, यह तो देखने की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि जिस तरह से अखिलेश यादव बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह के गठबंधन में अगर जो घटक दल जो उसमें अधिक से अधिक घटक दल उसमें नहीं होंगे तो कैसे बीजेपी को मात देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर निकल चुके हैं। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने विशेष तौर पर जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं चेतर वसावा, उनको लेकर के पोस्ट किया और उन्हें आदिवासी का एक बेहद लोकप्रिय नेता बताया। आपको बता दें कि रविवार को गुजरात दौरे पर निकले और वहां पर नेत्रांग में उन्होंने इस दौरान चुनावी जनसभा की। इस दौरान वहां पे एक रैली को भी संबोधित किया और इस दौरान तमाम जो चुनावी जनसभा को लेकर के लोगों से आने वाले समय में चुनावी के दौरान लोगों से वोट की भी अपील की। आपको बताता हूँ कि इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा के माध्यम से ही आप विधायक चेतर वसावा के भरूच लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की भी घोषणा की। साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी अभी से ही जुट गई है और जैसा कि साफ तौर पर देखने को मिला, आज के बाद सोमवार को जो आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां से जो विधायक हैं वन विभाग के एक मामले में वो जेल में बंद है और उनसे वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद उन परिवार से भी मुलाकात करेंगे। बताना चाहूँगा कि इससे पहले उन्होंने विशेष तौर पर भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा के फर्जी केस में चेतर वसावा इस समय जेल में है और वो आदिवासी के एक बेहद ही लोकप्रिय नेता हैं। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये 3 दिवसीय दौरा था। उन्हें शनिवार को गुजरात दौरे के लिए निकलना था, लेकिन यहाँ पर वित्त बजट को लेकर के अहम बैठक हुई और जिस वजह से वो शनिवार को रवाना नहीं हो सके और वो रविवार को निकले। लिहाजा 3 दिवसीय दौरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय दौरा रह गया है। देखना यह होगा कि अब आज के बाद कल और क्या क्या नई घोषणाएं अरविंद केजरीवाल गुजरात में करने जाते हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं मथुरा में रोडवेज की बसों में बज रहे हैं राम भगवान के गाने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अब रोडवेज बसों में श्री राम के भजन, श्री राम की धुन अब सुनाई देगी। यात्रियों को
ये धुन अब हर बस में सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में जो धुन है श्री राम की वो लगातार बज रही है। मथुरा से अयोध्या धाम के लिए 2 बसें जाती हैं जिनमें श्री राम के भजन यात्रियों को सुनाई दे रहे थे। इंडिया वॉइस की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो कई बसों में श्री राम के भजन बज रहे थे, श्री राम की धुन बज रही थी, जिससे यात्री मंत्रमुग्ध हो रहे थे और बड़े जयकारे लगा रहे थे। श्री राम के यात्री लगातार जयकारे लगा रहे थे और बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। इंडिया वॉइस की टीम ने ARM से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि मथुरा रोडवेज की 20 बसों में म्यूजिक सिस्टम लगा दिया गया है और 22 जनवरी तक श्री राम के भजन, श्री राम की धुन उन पर बजेगी, हर प्रत्येक बस में बजेगी और सब लोग जो है इससे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो वहीं अयोध्या में उत्तराखंड निवास के लिए भूमि की मंजूरी दे दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। अयोध्या में उत्तराखंड का आवास बनने जा रहा है और जो तीर्थ यात्री यहाँ से जाएंगे वो वहाँ पर रुक सकेंगे और ये 2 जो भूखंड की जो मंजूरी है वो राज्य सरकार ने यहाँ से भेजी थी और उसके बाद जो यूपी नगर परिषद है उन्होंने जो इसकी पूरी कॉस्ट है वो इसकी दोबारा से आकलन किया था, जिसके बाद इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी करीब 23 करोड़ रुपए इसके लिए पूरे मंजूर कर दिए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही उसमें कार्य शुरू होगा और 2 भूखंड वहाँ पर खड़े होंगे, जो एक 1700 वर्ग फीट का है और दूसरे की बात की जाए तो 3000 वर्ग फुट का है और जिसमें पूरा आवास बनाया जाएगा ताकि जो तीर्थ यात्री उत्तराखंड से अयोध्या जाएंगे तो उन्हें रहने की व्यवस्था दी जाए, साथ साथ मूल व्यवस्था दी जाए और इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो एक खुशखबरी सनातन धर्मियों के लिए जो उत्तराखंड के लिए से राम मंदिर का इच्छुक रख रहे हैं और साथ साथ जो प्लानिंग बना रहे हैं उनके लिए आवास की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार करने जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। तो वही गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। मोदी नगर बिखोसर गांव का है जहां 24 घंटे पहले एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई थी और उसका सब उसी की घर की छत पर मिला था और लोगों को जब इस बात की सूचना मिली तो वहां सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो युवक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने हत्या के अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को 24 घंटे में सुलझा दिया और इस मामले में पुलिस ने एक महिला और एक युवक का गिरफ्तार किया। डीसीपी ग्रामीण जोन विवेक चंद्र यादव ने खुलासा करते हुए बताया है हत्या करने वाले युवक की जो हत्या की गई है उसी के परिवार की उसकी भाभी ने और पड़ोस में रहने वाले युवक ने, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था जिस बात का पता उसके देवर को लग गया था। अपनी बेइज्जती के डर के मारे उसकी भाभी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही देवर की हत्या की साजिश रची और मौका पाकर उसके अपने देवर की गला काटकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने उसके महिला को गिरफ्तार किया, उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गाजियाबाद से इंडिया वॉइस के लिए प्रवीण। तो अमरोहा में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। डबल मर्डर के मामले में वांछित चल रहे मुख्य आरोपी जो कि 50,000 का इनामी आरोपी है, उसकी आज संपत्ति अमरोहा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्क की है। अमरोहा के में लगभग बीते 10 अक्टूबर को मालिक और नौकर की बेरहमी से हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी अशोक, जो कि हापुड़ जनपद के सिंभावली के गांव बिरसिंहपुर का रहने वाला है, उसकी आज संपत्ति अमरोहा पुलिस कुर्क कर रही है। कोर्ट के आदेश के बाद लगभग उसका एक मकान कुर्क किया गया है। अगर इसके आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो लगभग इस पर 24 मुकदमे इस पर दर्ज हैं जो आपराधिक मामले हैं। लगभग 24 आपराधिक मामले में अमरोहा पुलिस ने आज कोर्ट के आदेश पर उसके लगभग 50 लाख से अधिक की कीमत का मकान कुर्क कर लिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरा से, ये उसकी सारी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। अमरोहा की गजरोला पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है जिसका सारा सामान यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद इसको कुर्क किया जा रहा है। वहीं अगर यहाँ के एरिया की बात की जाए तो काफ़ी कंजेक्टेड एरिया, अमरोहा पुलिस लगातार सुरक्षा में पूरी व्यवस्था को देखते हुए इसकी संपत्ति को कुर्क किया। वहीं इस अपराधी
इस मोस्ट वांटेड की अगर और संपत्ति की बात की जाए तो लगभग 14 फर्दों में इसका नाम है, जिसके चलते लगभग इसकी करोड़ों की बाकी प्रॉपर्टी है जिसको भी कुर्क करने की तैयारी अभी अमरोहा पुलिस की ओर से की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद अभी फिलहाल इसके मकान को कुर्क करके उसका सामान को पुलिस अपने साथ ले जा रही है और बाकी संपत्ति को भी कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।